हेलो दोस्तों, हो जाइए तैयार। आ गया है विजय कुमार। दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ेंगे आपसे अपने यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेस में पाचन तंत्र। अब से डेली दोस्तों, आज से थोड़ा सा माफी चाहूंगा क्योंकि अभी तक कंटिन्यू वीडियो नहीं आ रही थी, तो आज से डेली आपकी कंटिन्यू वीडियो आएंगी। जीएस स्पेशल के लिए हम लोगों ने 1000 सीरीज लॉन्च की है, उसके लिए भी आपको डेली क्वेश्चन मिलेंगे और मैं आपको बायो का स्पेशल आपको टॉपिक करवाऊंगा, फिर सीक्वेंस सीरीज में चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम लोग पाचन तंत्र। ठीक है दोस्तों, पाचन तंत्र में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे बायो की एक सबसे छोटी सी सीक्वेंस चलती है। यहाँ पे मैं देखूंगा तो मैंने आपको बताया था, उससे पहले भी पुरानी क्लासों में मैंने बताया था कि सबसे जीवन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, सेल। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल। सेल फिर क्या होती है, कई सारी सेल डिवीजन होकर क्या बनाती है, टिश्यू। ठीक है दोस्तों, टिश्यू बनाती है। और टिश्यू जो होते हैं कई सारे कंपाउंड टिश्यू ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप क्या कहलाते हैं, आपके ऑर्गन बनते हैं। और कई सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, एक तंत्र बनाते हैं। एक ऑर्गन का जो भी होता है उसको क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, एक तंत्र। तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, देखेंगे डाइजेस्टिव मतलब पाचन और एक तंत्र। तंत्र मतलब क्या होता है, जो ऑर्गन होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर जब काम करेंगे, इसका मतलब है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे बनेगा कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि डाइजेशन होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारी किताबों में अलग अलग तरीके की परिभाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि डाइजेशन जो होता है किस प्रकार होता है, किस प्रकार हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तरीके से। मान लीजिए आपने ये खाया फूड। ठीक है दोस्तों, आप फूड जब भी खाते हैं तो आपकी जो फूड होता है उस फूड में आप क्या खाते हैं, हमेशा 3 चीजें खाते हैं। 3 चीजें कौन कौन सी खाते हैं। एक तो होता है, देखिए दोस्तों, प्रोटीन। दूसरी चीज होती है क्या दोस्तों, फैट। फैट को ही दोस्तों को हम हिंदी भाषा में अपनी बोलते हैं लिपिड या वसा। और तीसरी चीज होती है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, 3 चीज हम लोग फूड में खाते हैं। तो ये आप जानते होंगे कि जो फूड रहता है खाने से पहले तो वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोले तो जटिल संरचना। ठीक है, और ये जो फूड होता है ये होता क्या है, एक तो जटिल फॉर्म में होता है, दूसरा ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, मतलब पानी में अघुलनशील होता है। ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, अघुलनशील होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फूड का क्या होता है, हमारा जो बॉडी होता है इस स्ट्रक्चर को, ये जो फूड का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट, एक बड़े फॉर्म में होता है, एक तरह से कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स होता है और ये पानी में अघुलनशील होता है। तो इससे डायरेक्ट हमें इसका जो बॉडी होता है वो ऑब्जर्प्शन नहीं कर पाता है। ऑब्जर्प्शन बोले तो अवशोषण, इसका अवशोषण हमारी बॉडी पे नहीं हो पाता है जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो इस फूड को क्या करते हैं हम इसका कर देते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है दोस्तों, इसका क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो फूड का जब छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होगा तो इस तरह से छोटे छोटे भागों में क्या हो जाएगा, आपका टूट जाएगा। ये आपका जो फूड है वो क्या हो जाएगा, छोटे भागों में इस तरह से टूट जाएगा। ठीक है, ये फूड था। फूड को हमने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया, छोटे पार्टिकल्स में टूट गया। अब आप देखेंगे कि इससे क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसकी जो फॉर्म थी, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्म में हो जाएगा, इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। अब यहाँ पे और क्या हो जाएगा, ये घुलनशील हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, घुलनशील हो जाएगा, घुलनशील भी हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो क्या करेगा, इसका पूर्णतः अवशोषण कर लेगा, मतलब एब्जॉर्प्शन होगा।
इसका अब्जॉर्प्शन होगा, मतलब अवशोषण करेगी बॉडी। अच्छा, बॉडी इसका अवशोषण करेगी तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, हमें इससे ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये एक परिभाषा के रूप में मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताया कि जो हम फूड खाते हैं, फूड में 3 चीजें होती हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, अदर भी सब्सटेंस होते हैं। तो ये क्या होता है, ये फूड जो होता है वो कैसे होता है, जटिल संरचना में होता है। जटिल संरचना के अलावा ये क्या होता है, अघुलनशील होता है। ठीक है, इससे हमारा बॉडी जो है डायरेक्ट एनर्जी नहीं प्राप्त करेगा। तो फूड का क्या होता है, हम ब्रेक डाउन करते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो उसमें कई सारे अंग काम करते हैं। भाई हम थोड़ा सा इसको जानना चाहेंगे कि कैसे पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद हम सिस्टम मतलब ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि पाचन क्रिया में कौन कौन से अंग हैं जो भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो फूड है उसका ब्रेक डाउन हुआ छोटे छोटे पार्टिकल्स में, क्या हो गया, ये सिंपल फॉर्म में बदल गया। सिंपल बदलने से क्या हो गया, ये वाटर में घुलनशील भी हो गया। घुलनशील होगा, जब कोई भी चीजें खाते हैं और प्रॉपर वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो उससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। तो जब चीजें प्रॉपर डाइजेस्ट होंगी, उसमें घुलनशील हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे अंगों को अब्जॉर्प्शन करने में, अवशोषण करने में आसानी हो जाएगी। जब चीजों को हम अच्छे तरीके से अवशोषण कर पाएंगे तभी तो हमें एनर्जी मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो फूड है, एक तरह से कह सकते हैं कि फूड को छोटे सिंपल फॉर्म में तोड़कर एनर्जी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है, डाइजेशन होती है या पाचन होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे इसके थ्रू कि पाचन को समझ में आ गया, इसका मतलब है अब हमें पढ़ना है कि किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है, कैसे ये पूरा काम करता है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन कौन कौन से हैं जो भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आपको आगे का स्लाइड दिखाता हूँ या आगे की जो भी प्रक्रिया है वो मैं बताता हूँ। ओके, ठीक है दोस्तों, अब हम आगे पढ़ेंगे कि डाइजेशन के कौन कौन से आर्गन हैं जो भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए। बहुत सारे लोगों के मन में यहाँ पे थोड़ा सा भावनाएं ऐसी उठती होंगी कि लॉकडाउन है, पता नहीं कब तक हटेगा, कब तक नहीं हटेगा। तो आप लोग डिमोरलाइजेशन मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि एक न एक दिन तो लॉकडाउन को हटना ही है ना। तो लॉकडाउन जैसे ही हटेगा, हम लोगों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, उस बीच कभी हमें ऐसा ना पश्चाताप करना पड़े, काश मैंने उन टाइम पे पढ़ लिया होता तो आज मेरा सिलेक्शन हो गया होता। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, टाइम वेस्ट ना करिए। ठीक है, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रखेंगे। चलिए, अब हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन जो सिस्टम है, पाचन तंत्र, इसमें कौन कौन से आर्गन हमारे भाग होते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसमें क्या होंगे कि 2 टाइप से होगा। ठीक है दोस्तों, डाइजेशन में हमारी कुछ ग्लैंड्स भी काम करती हैं, कुछ ग्रंथियां भी काम करती हैं, जो कि एक स्पेशल टाइप से सिक्रेशन करती हैं सब्सटेंस का, पदार्थों का श्रावण करती हैं, जो कि हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होती हैं। उनके बारे में भी, तो इसलिए मैंने ये क्या किया, इसको 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एलिमेंट्री। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे आहार नाली। ठीक है, आहार नाली। और दूसरा जो पोर्शन होगा उसको आप लोग बोल सकते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब पाचक ग्रंथियां। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि एलिमेंट्री जो है आपके आहार नाल है, कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, कैसे भोजन की प्रक्रिया, एक सब सीक्वेंस क्रम में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे पढ़ेंगे वक्कल कैविटी। इसको हिंदी में बोलेंगे मुख गुहा। ठीक है दोस्तों, मुख गुहा। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे पढ़ेंगे ओइसोफेगस। ठीक है, आइसोफेगस, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रसनी। ग्रसनी,
ग्रसनी कह सकते हैं या फिर इसे कह सकते हैं फूड पाइप भी एक नाम से बोला जा सकता है। इसे कह सकते हैं फूड पाइप, जिसके थ्रू जो भोजन होता है हमारे कहाँ से, ये जो फूड होता है, जो आइसोफेगस होता है, वो स्टमक से हमारे कनेक्टेड होता है। ठीक है दोस्तों, थर्ड नंबर पे हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्टमक। इसको हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं आमाशय। आमाशय या फिर इसी को हम लोग कहते हैं पेट। थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे सर, अगला जो नेक्स्ट क्रम होगा इसका आमाशय के बाद में इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन और ये क्या होगा, ये दो टाइप की होगी, एक होगी छोटी और दूसरी बड़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारे हो जाएंगे एलिमेंट्री ऑर्गन जो कि इस तरह से है। बक्कल कैविटी, मुख गुहा। मुख गुहा में दोस्तों हम लोग कितने चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक दांतों के बारे में, दूसरा जीभ के बारे में, तीसरा होंठ के बारे में। ठीक है, तो ये जो होंगे ये हमारे क्या होंगे, मुख गुहा के भाग होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप पाचन ग्रंथि में, तो पाचन जो ग्रंथियां हैं कौन कौन सी होंगी, तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे पढ़ेंगे हम लारी ग्रंथियां, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, इसको हम लोग दोस्तों हिंदी में बोल सकते हैं लार ग्रंथियां। ठीक है, लार ग्रंथियां। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे पढ़ेंगे हम लीवर, मतलब यकृत। थर्ड नंबर पे यहाँ पे पढ़ेंगे पैनक्रियास, इसको बोलते हैं अग्नाशय। ठीक है, पैनक्रियास जो होता है तो एक तरह का मिल्क ग्लैंड होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे इतने सारे ऑर्गन जो है वो क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे बकल कैविटी, मुख गुहा में हम लोग पढ़ेंगे दांत और जीभ और होंठ के बारे में। आइसोफेगस क्या होता है, ग्रसनी होती है जिसके सहारे भोजन, मुख के बाद में भोजन जिससे होकर आमाशय तक जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोफेगस बोलते हैं, और इसे ग्रसनी या फूड पाइप कहा जाता है। स्टमक पेट या आमाशय होता है। इंटेस्टाइन आंत या छोटी आंत होती है, इसमें छोटी आंत भी होती है और बड़ी आंत भी होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है, पाचक ग्रंथियां जो होती हैं उसमें सलाइवरी ग्लैंड पढ़नी है, लारी ग्रंथियां पाई जाती हैं। लीवर होता है, लीवर भी एक तरह से क्या होता है हमारे लिए एक जूस का सर्जन करता है, जिसे हम क्या करते हैं, बाइल जूस कहते हैं, किस तरफ कहते हैं। और पैनक्रियास भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक ग्लैंड की भांति कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक सीक्वेंस क्रम में, सबसे पहले पढ़ेंगे बक्कल कैविटी। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे अपना बक्कल कैविटी। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ और हम लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ेंगे सबके बारे में। ठीक है, चलिए। बक्कल कैविटी, इसी को लोग बोलते हैं हम लोग मुख गुहा। मुख गुहा में सबसे पहला जो ऑर्गन पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे क्या दोस्तों, दांत। टीथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टीथ के बारे में पढ़ेंगे। तो टीथ के बारे में हमें पढ़ेंगे तो दोस्तों हम लोगों ने 9वीं या 10वीं क्लास में ही पढ़ा होगा, बायो की जो सेक्शन है उसमें हम पढ़ेंगे कि दांत जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के पढ़ेंगे। कितने, 4 प्रकार के दांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसीजर। ठीक है, इंसीजर। सेकंड नंबर पे होता है दोस्तों कैनाइन। थर्ड नंबर पे होता है दोस्तों प्रीमोलर। और फोर्थ होता है मोलर।
मूला। इसको हिंदी में बोलते हैं कृदंतक, इसको हिंदी में बोलते हैं रदनक, इसको बोलते हैं अग्रचवर्णक, और इसको बोलते हैं चावल। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 टाइप्स के दांत जो है पाए जाते हैं ह्यूमन में। ठीक है, कृदंतक क्या होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, सबके बारे में देखेंगे यहाँ पे क्या क्या कार्य करते हैं। ये कृदंतक जो होते हैं ये क्या करते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं, कटिंग का, भोजन को काटने का काम करते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। भोजन का चीर फाड़ करते हैं। ये क्या होते हैं, भोजन को लार के साथ में मिक्स करते हैं, मतलब ग्राइंडिंग का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं, भोजन को पीसने का काम करते हैं। ठीक है, भोजन को पीसने का काम करते हैं। और लास्ट वाले जो होते हैं, पिसे हुए भोजन को लार के साथ मिक्स करते हैं। पिसे भोजन को लार के साथ में मिक्स करते हैं या मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, लार के साथ में मिक्स करते हैं। ये तो हो गया इनके काम। ठीक है, अब कभी कभी पूछ लिया जाता है इनका फॉर्मेट, या मतलब कह सकते हैं कि इनका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है, इनको कैसे पहचान सकते हैं। आप जानते हैं कि मनुष्यों में जो दांत होते हैं वो 16 होते हैं, अलग अलग इसके 16 हो जाते हैं। ठीक है, 16 एक पार्ट में बोल रहा हूँ, अपर और लोअर दोनों को मिला करके 32 हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं दोनों को अलग अलग पार्ट में बांट दूं, नीचे का लोअर पार्ट और अपर का ऊपर वाला भाग, तो एक बार में अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2 3। नीचे के भी देखेंगे 2 1 2 3। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये शुरू से देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे मैंने क्या किया, अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म का यूज करूंगा। इसका मतलब आई, फिर दूसरा है सी कैनाइन, तीसरा है प्री, और लास्ट का है एम। देखेंगे ये ऊपर वाले जो शुरू से हैं, तो यहाँ से देखेंगे ऊपर का जो पार्ट है ये इंसीजर, ये कैनाइन, ये प्री मोलर और ये मोलर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनकी संख्या देखें तो कितनी हो जाएंगी, तो 3 2 5 5 1 6 6 2 8, यहाँ से 8 हो जाएंगे, और 8 गुणे 2 कर देंगे, क्योंकि दोनों पार्ट हैं, दो जबड़े हैं तो दोनों को देखेंगे, तो 16 यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे भी देखेंगे 8 गुणे 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 16, और 16 + 16 मिला के कितने हो जाएंगे, 32। इस तरह से दांत हो जाते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला इस तरह से पूछा जाए कि कैनाइन कितने होते हैं, ये कितने हो जाएंगे, 4, 2 2 4, 2 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, सर इनकी संख्या हो जाएगी 8। एक पार्ट में अगर देखेंगे तो 2 2 4, और 4 दूनी दुगना करेंगे, दुगना इसलिए करेंगे क्योंकि अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों है, तो 4 दूनी 8, तो टोटल दांत हो जाएंगे कितने, इस तरह से 32 हो जाएंगे। अब यहाँ से कुछ अलग फैक्ट्स बनते हैं, क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, पूछे जाते हैं कि जो दूध के दांत हैं वो जीवन में कितनी बार आते हैं। ठीक है दोस्तों, दूध के दांतों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे देखेंगे कि दूध के दांतों की संख्या, ठीक है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो यही होती है दोस्तों 20, और ये लाइफ में या जीवन में 2 बार आते हैं। ठीक है, जीवन में 2 बार आते हैं। ठीक है, जीवन में 2 बार आते हैं। दोस्तों यहाँ से दांतों से ये दूध के दांत, मुझे एक मूवी याद आ रही है, आप लोग शायद देखे होंगे, मैंने बचपन में कभी देखी थी वो मूवी, जिसमें एक एक्टर होता है जिसका नाम बहुत फेमस है, तो और बहुत जानते होंगे आप लोग, अमिताभ बच्चन। वो क्या करते हैं, मगरमच्छ का सीन होता है, और विलेन के रूप में भी एक होते हैं, उनका नाम याद आ रहा है मुझे, अमरीश पुरी। तो वो क्या करते हैं, बचपन में उनके दांत उखाड़ देते हैं, तो बोलते हैं बचपन में मेरे दांत उखाड़े थे दूध के, आज तेरे 32 दांत निकाल दूंगा। डोंट माइंड, ये थोड़ा सा मैं आपको याद कराने के लिए बोल देता हूँ कि जो दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं।
तो ये पोर्शन हो गया आपका किसका, दांत का। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जस्ट कौन सा है, नकल कैविटी में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, एक दांत, दूसरा जीभ और तीसरा ओठ। तो दांत वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। 4 टाइप्स के इंसिजर रजंतक भोजन का काटने का काम करते हैं। कैनाइन जो होते हैं वो रजनक होते हैं, भोजन को चीर फाड़ करने का काम करते हैं। प्रीमोलर जो होते हैं वो अग्रचवर्णक भोजन को पीसने का काम करते हैं। मोलर जो होते हैं वो पिसे हुए पिसे हुए भोजन को क्या करते हैं, लार के साथ मिक्स करने का काम करते हैं। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20, और ये लाइफ में कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पे आ रहा है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं। तो बच्चों में जो चाइल्ड के लिए होता है, यहाँ पे दोस्तों मैं साइड में बना देता हूँ, चाइल्ड के लिए बच्चों में, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मेट होता है, इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे, 2 1 0 3 2 1 0 3। यहाँ पे इंडिकेट कर दूंगा इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जो प्रीमोलर दांत है यहाँ पे 0 है। तो आप यहाँ पे नोट पॉइंट करके इस तरह से लिख दे सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो बच्चों में अग्रचवर्णक दांत नहीं पाए जाते हैं, प्रीमोलर। प्रीमोलर, ठीक है दोस्तों, प्रीमोलर या इसे कह सकते हैं अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक दांत नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। बच्चों के दांत का जो फॉर्मूला है वो कैसे याद करेंगे, 2103 2103। ये 2 बार इसलिए लिख रहा हूँ, ये अपर जो बड़े का है, ये लोअर बड़े का है। ठीक है दोस्तों, तो दांत वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे टंग, जीभ वाला। ठीक है दोस्तों, इसको शॉर्ट ले लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग टंग के बारे में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, अगला वाला जो सेकंड पार्ट था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टंग के बारे में। ठीक है, टंग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे शेप बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ओके। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कई भागों में इसको बांट देते हैं थोड़ा सा। ये एकदम मिडिल वाला पार्ट है और ये एकदम आगे का पोर्शन है, ये साइड के और ये लास्ट का, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चलिए, जो आपका एकदम आगे का पोर्शन होता है, ये वाला, ये भाग के शेष का अनुभव करवाता है। ये करवाता है आपको मीठा। मीठेपन का एहसास कहाँ से होता है, जिसके अग्रभाग से होता है। जो साइड के दोनों भाग होंगे, साइड के दोनों भाग किस चीज का अनुभव कराएंगे, खट्टेपन का। ठीक है दोस्तों, खट्टेपन का। ये वाला खट्टेपन का, सॉरी, ये होगा आपका नमकीन। जो मिडिल पार्ट होगा ये आपको खट्टेपन का, खट्टा जो स्वाद होगा वो कैसे, मिडिल वाले पार्ट से, और यहाँ पे कड़वा। ठीक है दोस्तों, ये जीभ के अलग अलग हिस्से हैं जिनसे हमें अलग अलग स्वाद की अनुभूति होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानेंगे कि जीभ में ऐसी क्या चीज होती है जिससे हमें स्वाद फील होता है। ठीक है दोस्तों, तो जीभ में क्या पाई जाती है दोस्तों, टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्वाद कलिकाएं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्वाद कलिकाएं। और ह्यूमन में ये कितनी पाई जाती हैं, लगभग 8 से 10,000 होती हैं। टेस्ट बर्ड, स्वाद कलिकाएं ह्यूमन में लगभग 8 से 10,000 होती हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है, और जानते भी हैं जनरली सब लोग कि फीमेल्स में ज्यादा पाई जाती है टेस्ट बर्ड अब कंपैरिजन टू मैन के। ठीक है, फीमेल में ज्यादा पाई जाती है टेस्ट बर्ड
कंपेरिजन टू मैन, ठीक है, इसीलिए उन्हें स्वाद की अनुभूति ज्यादा होती है, ठीक है। डोंट माइंड, ये थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए है कि आपसे पूछा जाए कि फीमेल और मेल में, मेल और फीमेल की बात की जाए यहाँ पे, तो टेस्ट बर्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो आप क्या आंसर देंगे, फीमेल में पाया जाता है। अगर आपसे देखेंगे यहाँ पे कि मेल और फीमेल में, हमसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि सबसे ज्यादा स्वाद की जो अनुभूति होगी वो किससे होगी, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फीमेल को। क्यों, क्योंकि उनके टेस्ट बर्ड क्या होती हैं, ज्यादा पाई जाती हैं, किनकी अपेक्षाकृत, पुरुषों की अपेक्षाकृत टेस्ट बर्ड ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक चीज और बनता है आपका इससे कि ये वर्क कैसे करती है, कैसे हमें पता चलता है कि हमें स्वाद कैसे अनुभूति होती है, ठीक है। स्वाद की तो थोड़ा सा मैं ये मिटा देता हूँ, इसके बाद में थोड़ा सा और चीजें हैं जिन्हें मैं बताना चाहूंगा आपको, ठीक है। एक अलग से स्ट्रक्चर पढ़ते हैं किसका, आपके टर्म का। ये आपकी जो जीभ का लोअर पार्ट है, जो आपकी जीभ का निचला हिस्सा है वो मैंने बनाया है, ये सरफेस है, और सरफेस में क्या पाई जाएंगी, आपकी टेस्ट बर्ड पाई जाएंगी इस तरह से, जो स्वाद का निशान है, ठीक है। कई सारे जो मैंने आपको बताया ना 8 से 10,000 के बीच में स्वाद तालिकाएं होंगी, उन्हीं को यहाँ पे मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, इनसे यहाँ पे सेल्स नलियां, बहुत सारी छोटी छोटी सी नलियां होती हैं, ठीक है, कोशिकाएं जिसे आप क्या कहते हैं, इस तरह से ये होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, और ये जो निचला हिस्सा होता है ये डायरेक्ट कनेक्टेड होता है किससे, ये डायरेक्ट कनेक्टेड होता है आपके ब्रेन से, ठीक है दोस्तों। किससे कनेक्टेड होता है, ब्रेन से, आपके मस्तिष्क से कनेक्टेड होता है, ठीक है, मस्तिष्क से कनेक्ट होता है। जब अब यहाँ पे देखिए दो चीजों का उदाहरण दूंगा मैं यहाँ पे आपको, दो चीजें एग्जांपल के तौर पे दूंगा कि ठंडक, जब हम कोई चीजें ठंडी खाते हैं, ठंडी मतलब जैसे कि बात करें आइसक्रीम, ठीक है, बर्फ या आइसक्रीम, जब भी चीजें खाते हैं तो हमारे जीभ का जो सरफेस एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि टेम्परेचर लो होने पर, कम टेम्परेचर होने पर जो जीभ होती है, जो जीभ का सरफेस एरिया है वो क्या होता है, लो टेम्परेचर पे क्या होता है, सिकुड़ जाता है, एकदम सिकुड़ जाता है। अब जब ये सिकुड़ जाएगा तो इनके जो ये टेस्ट बर्ड कलिकाएं हैं जो कि सीधे कनेक्टेड है किससे, ब्रेन से, इसीलिए आप कहते हैं कि जो आप आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, तो आइसक्रीम खाते हैं तो उतना हमें जो है टेस्ट नहीं फील होता है, ठीक है। क्यों नहीं टेस्ट फील होता है, क्योंकि ये क्या होती है, ठंडी होती है, लो टेम्परेचर होता है, ठंडे होने की वजह से जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, एकदम सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, तो यहाँ पे हमें ब्रेन पे जो जाने वाले सिग्नल्स हैं इनसे वो बहुत कम मात्रा में पहुंच पाते हैं, इसलिए आइसक्रीम जब खाते हैं तो हमें वहां पे टेस्ट फील नहीं होता है। बात करें नेक्स्ट में, जैसे कि खाए हम कोई चीज गरम गरम चीज खाए, आपने गरम गरम सूप पिया, आपने गरम गरम टिकिया खाई, अरे मन तो बहुत कर रहा है, क्या करें, लॉकडाउन है ना, नहीं तो खाते हैं। अभी देखिए बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डोंट माइंड, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा बोल देता हूँ, ठीक है, किसी को बुरा ना लगे, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करूंगी, जैसे कि हम लोग क्या खाते हैं, टिकिया खाते हैं, गरम होता है ना, टिकिया खाते हैं, या फिर मान लीजिए सूप पिया आपने गरम गरम, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब एरिया हमारा यहाँ पे, जब आप कोई चीजें हीट खाते हैं, गर्म चीजें खाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, गर्म चीजें खाने पे जो आपके जीभ का सरफेस है वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जब फैलेगा तो इन कोशिकाओं से, ये जो आपकी सेल्स लगी है पतली पतली, इनसे होकर के जो है सिग्नल जाएंगे कहाँ पे, आपको ब्रेन से। जब ज्यादा मात्रा में सिग्नल पहुंचते हैं तब वहां पे हमें ज्यादा स्वाद की अनुभूति होती है। यहाँ पे आइसक्रीम खाने पे हमें कम स्वाद, और यहाँ पे टिकिया या सूप ज्यादा पीने पे जो है हमें ज्यादा स्वाद की अनुभूति होती है। और ये स्वाद किनसे मिलता है हमें, तो आप क्या बताएंगे, टेस्ट बर्ड से, इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, स्वाद कोशिका या कोशिकाएं, स्वाद कोशिकाएं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ये चीज आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। जीभ के बारे में हमने पढ़ लिया, फिर से एक बार रिविजन कर देता हूँ। जीभ का जो अगला हिस्सा होता है वो मीठेपन का स्वाद का अनुभव कराता है। साइड के जो हिस्से होते हैं इन्हें क्या, नमकीन का एहसास होता है इससे,
बीच वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, खट्टेपन का, और लास्ट जो पोर्शन होता है, जो अंदर वाला हिस्सा होता है, वो कौन सा भाग का अनुभव करवाता है, कड़वा या तीखेपन का अनुभव करवाता है। ओट के बारे में क्या पढ़ना है, ओट जो होता है उसका केवल एक ही कार्य होता है, क्या कार्य होता है कि वो हमारे खाने को बाहर नहीं गिरने देता है, लाल या खाने को बाहर नहीं गिरने देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आपका बक्कल कैविटी कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो टेक केयर, बाय बाय। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलेंगे, इसी टॉप चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों लॉकडाउन का आप पूरा फायदा उठाइए। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करिए, डेली अपना कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, जैसे ही लॉकडाउन हटेगा तो आपका एग्जाम टाइम नहीं मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। तो आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। टेक केयर, बाय बाय।